Hello guys, welcome back to my channel. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्रो का मतलब होता क्या है। ठीक है, मैक्रो जो वर्ड है वो हमारे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लार्ज। ठीक है, यानी कि जो मैक्रो है उसके अंदर हम अपनी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, यानी कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स तब ये दोनों वर्ड मिल जाते हैं। तो क्या है, अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वो एक ब्रांच है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वो किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक इशू की स्टडी करता है। जो भी हमारे इकोनॉमिक इशू हमारी पूरी कंट्री पर आ रहे हैं, उसकी इकोनॉमी पर क्या क्या इशू आ रहे हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का और माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर ये जो दो फर्स्ट है ये तो माइक्रो के हैं एंड ये दो मैक्रो के हैं। तो सबसे पहले माइक्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये जो भी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में वो एज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम को स्टडी करता है। एज एन इंडिविजुअल का मतलब है कि एक एग्रीगेट अमाउंट में नहीं करता है, ये इंडिविजुअली अकेले की स्टडी करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की स्टडी नहीं करता है। वेर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि ये स्टडी करता है प्रॉब्लम एज ए इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी कंट्री की जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको स्टडी करता है। उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल यूज करता है, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को यूज करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरी वर्ल्ड में जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या क्या हमारी डिमांड आ रही है और सप्लाई क्या क्या आ रही है। एग्रीगेट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में डिमांड या फिर सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को क्या 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 हो गए, जैसे कि अब इसमें क्या था, एग्रीगेट डिमांड थी और सप्लाई थी। अब इसमें जो डिमांड है वो कंज्यूमर की और सप्लाई प्रोड्यूसर का। अब यहाँ पर ये जो कंज्यूमर है वो इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है उसके बारे में यूज करेगा, नो। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज इसमें आगे आरबीआई, एससीबीआई, टीआरएआई, जो किसके ऊपर फोकस करते हैं, सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करते हैं। और जो भी डिसीजंस होते हैं वो किन के द्वारा लिए जाते हैं, जो भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जैसे कि आरबीआई, एससीबीआई, टीआरएआई। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली किसी भी पर्सन को एज एन इकोनॉमिक एजेंट चूज किया जाता है। वो इकोनॉमिक एजेंट आपका कंज्यूमर भी हो सकता है एंड प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अब ये दोनों, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एजेंट किसके ऊपर फोकस करता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द पर्सनल गेन, किसके ऊपर कि भी उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कंज्यूमर को प्रॉफिट मिल रहा है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं। वो अपने प्रॉफिट को के ऊपर फोकस करते हैं, पर्सनल गेन, यानी कि उनको पर्सनली कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके ऊपर फोकस करती है, सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन की जो अमाउंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वाइडर होती है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री होती है एग्रीगेशन की, इतनी ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई नहीं होती, एग्रीगेट डिमांड नहीं होती। एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड किस में होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, सॉरी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। ओके, आफ्टर दैट 6 पॉइंट में है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके के इशू को डिटरमाइन करती है, सेंट्रल इशू। जो सेंट्रल इशू है यानी कि पूरी कंट्री में क्या क्या हमारे इशू चल रहे हैं, क्या हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कितना है पूरा हमारी कंट्री का, तो ये हमारा सेंट्रल इशू है। ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सेंट्रल इशू क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मतलब
जो हमारी वांट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू द रिसोर्सेज। अगर हमारी वांट्स, ह्यूमन वांट्स ज़्यादा होंगी तो रिसोर्सेज के ऊपर स्कार्सिटी हो जाएगी। ठीक है, स्कार्सिटी ही ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ह्यूमन वांट्स है वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द गिवन रिसोर्सेज। ओके, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिस्क्राइब्ड क्या करता है, जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम यानी कि इकोनॉमी एज अ होल, सभी का जो लेवल है वो मेंटेन सही रहेगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हमारा इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम होता है, एक बंदे का कितना इक्विलिब्रियम है। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज आइडल एट माइक्रो लेवल। सेविंग ऑफ एन इंडिविजुअल मे नॉट बी आइडल एट द इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो लेवल पर हमारा क्या आइडल रहता है। अगर मैं बात करूँ सेविंग, सेव करना, कोई भी इंडिविजुअल मे नॉट बी आइडल एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि अगर मैं लार्ज अमाउंट में सेविंग करने लग जाऊं, ठीक है, अगर पूरा वर्ल्ड ही सेविंग करने लग जाए, पूरी इकोनॉमी ही सेविंग करने लग जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है, उसमें नुकसान होगा हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी डाउन जाएगी। हाँ, अगर मैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सेविंग इज़ अ गुड। क्यों गुड है, क्योंकि वो अपने लिए सेव कर रहा है वो बंदा। ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। ठीक है, फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ये किसका एस्टिमेट करता है, नेशनल इनकम हमारी क्या है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या है। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो हमारा स्टार्ट ही नेशनल इनकम के कंसेप्ट से होता है। ठीक है, ये किससे डील करता है, विद द डेफिनेशन ऑफ बोथ, जीडीपी कितनी है, एनडीपी कितनी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, हमारे नेशनल इनकम के एग्जाम्पल आ जाएंगे। ओके, उसके बाद थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या बताया रखा है कि जो भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे ना उसके क्योज क्या है, उसके कारण क्या है, क्यों जो पुअर लोग हैं, जो भी पॉवर्टी है वो ज़्यादा क्यों आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती जा रही है, क्या कारण है। तो इस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये बताया गया है। और अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उससे रिलेटेड उनका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम प्रिकॉशन कर सकते हैं उसको रोकने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को। थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी क्या है, इट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरबीआई का, किसमें, क्रेडिट क्रिएट करने में। क्रेडिट का यहाँ पर मतलब है कि मनी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मनी हमारा कैसे सप्लाई होता है इकोनॉमी में, और इसमें जो मनी को सप्लाई करते हैं, कौन सप्लाई करता है, आरबीआई। आरबीआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मनी को सप्लाई करना इकोनॉमिक्स में। ओके, फिर है थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, कि जो भी हमारा प्राइस लेवल है उसमें क्या बताया गया है, उसकी थ्योरी में क्या बताया गया है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है इंक्रीज इन प्राइजेस, डिफ्लेशनरी का मतलब होता है डिक्रीज इन प्राइजेस। कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी किसकी वजह से हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, वो ये बताया रखा है इस थ्योरी में। रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल क्या है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे, गवर्नमेंट का बजट, जो भी गवर्नमेंट हमारी बजट बनाती है हर साल, तो उसमें कैसे इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है हमारे देश की बजट बनाते टाइम। ओके, फिर है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। ओके, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बारे में हम आगे सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी क्या होता है। फिलहाल के लिए स्कोप में आप इतना ही समझिए कि जो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि वो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं पेमेंट को, सप्लाई कैसे हो रही है मनी की, क्या उसमें बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि विशेषताएं क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो क्या क्या
काम है, जो मतलब उसके फीचर्स कह सकते हैं हम सिग्निफिकेंस की जगह। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को हमारा डिस्क्रिप्ट करके देता है, कैसे? नेशनल इनकम, हमें पता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट ही किसके कंसेप्ट से होती है? नेशनल इनकम के कंसेप्ट से होती है। जो नेशनल इनकम है वो किसको एस्टिमेट करता है कि हमारा नेचर कैसा है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर वो कैसी चल रही है, उसका एस्टिमेट करता है। सेकंड, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर मैं स्टडी करूँगी अनएम्प्लॉयमेंट की तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का वो रिवील्स होगा। अगर मैं गवर्नमेंट बजट की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट बजट को अगर मैं रिवील करूँगी तो इसका मतलब है कि ये किसको रिवील करेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रही है। ओके। सेकेंड है रोड मैप एंड ग्रोथ लेवल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या प्रोवाइड करती है? रोड मैप और ग्रोथ लेवल प्रोवाइड करती है। वो कैसे, अब हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो करेगी और कैसे उसको हम रोड मैप प्रोवाइड कर सकेंगे। प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ दो हमारी ऐसी चीज़ हैं जिससे कि जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बढ़ती है कंट्री की। अगर मैं अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आऊँगी, अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करूँगी हमारे कंट्री में, तो उससे क्या होगी? हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है। बाय द असेट नीड मीन ऑफ द इकोनॉमिक्स, ये वही बात है। थर्ड पॉइंट है अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे फर्स्ट विशेषताएं है, थर्ड जो है उसमें क्या बोल रखा है कि इकोनॉमिक स्टेबल करती है, इकोनॉमिक स्टेबल रहती है हमारी जो इकोनॉमी होती है। अब जो हम इकोनॉमी है उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना वो कैसे अचीव्ड होती है? मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि पैसे से रिलेटेड हम जितनी भी पॉलिसीज़ जो परस्यूड की जाती है, कंडक्ट की जाती है आरबीआई के द्वारा, या फिर हमारी जो फिस्कल या बजटरी पॉलिसीज़ होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, इसमें आपकी 3 पॉलिसीज़ के नाम बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन परस्यू करता है? आरबीआई। फिस्कल या फिर बजटरी पॉलिसी, बजट को निकालता है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि सप्लाई ऑफ द मनी, मनी से रिलेटेड सारा कुछ है वो कौन परस्यू करता है? हमारा आरबीआई। ठीक है। अब आता है आपका बीओपी स्टेटस, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस में हमारे का सिंपल सा मीनिंग अगर मैं समझूं तो हमारा क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे परफॉर्मेंस कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश के कंपैरिजन में हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या पता चलता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या शो करता है? कैपेसिटी, कि हमारी कंट्री में कितनी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की। ठीक है। दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हमारी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा। और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा क्या है कि हमारी कंट्री है वो की इकोनॉमी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जो भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो क्या करती है, जो भी हमारी पॉवर्टी यानी कि पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए हो रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड किस लिए हो रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि जो भी हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे हार्म हो रहा है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम फैक्ट्री से ही लोगों को हार्म करना चाहें, नो, और भी बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं जिससे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। सो अगर हम मैक्रो मॉडल्स का यूज़ करें ना तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है, कौन सी, पॉवर्टी से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस की जा सकती हैं। ओके। नेक्स्ट, inflationary related to macroeconomics is extremely useful in the formulation in the policy and for the growth of the employment of the country। अब इसमें क्या बोल रखा है कि
इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि इंक्रीज इन प्राइजेस। अगर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे प्राइजेस ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, जनरल लेवल पर, तो उससे किस लिए हेल्पफुल है? अगर मान लो मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, इफ़ आई एम फोकस ऑन द सोशल वेलफेयर, तो मैं क्या करूँगी? पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन करूँगी। अगर पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होंगी हमारी कंट्री में, तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड होगी और ग्रोथ होगी हमारी कंट्री में, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसके नोट्स यहाँ तक ही थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियो कमेंट इट। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर पर भी वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।